हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। और आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 4 फॉर स्टैट्स 1। ऑलरेडी 3 सेट्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। और आज ये लास्ट सेट है हमारा फॉर स्टैटिस्टिक्स, एंड आई नो कि बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है सेट नंबर 4। एंड जिसने भी मेरे सेट नंबर 1 एंड 2 देखे हैं उनको पता होगा रीज़न कि क्यों लेट आ रहे हैं, क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्जाम्स थे बीच में। एंड मैं आज ही जस्ट फ्री हुई हूँ, अभी मैं कॉलेज से जस्ट आई हूँ अपना एग्जाम देकर। एंड आज ही मैं ये वीडियो अभी फटाफट बनाऊंगी एंड इसको अपलोड कर दूंगी। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैं आपको टाइम पे नहीं प्रोवाइड करवा पाई थी। बट मुझे कॉलेज के लिए भी थोड़ा पढ़ना पड़ा, बिकॉज देयर आर टू मेक द असाइनमेंट्स, गिव द सेमिनार्स एंड ऑल दैट थिंग। तो वो वाला वाला पार्ट तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, एंड उस वजह से मैं इसको टाइम ही नहीं दे पा रही थी। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी 3 सेट्स में सारे कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करे हैं। इस सेट में भी मैं आपको सारे फॉर्मूलाज और सब बताऊंगी। ठीक है, आई ट्राई टू क्लियर ईच एंड एवरी कंसेप्ट की, क्योंकि ये लास्ट सेट है। एंड इसके बाद अब जो हमारे पास आगे देखो, आज 9 है, 10, 11 एंड 12, 3 डेज है अभी आप लोगों के पास। तो इन 3 दिनों में ये सारे सेट्स बिना मतलब सोल्यूशन के अपने आप सॉल्व करके देखो कि सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अपनी कमी देख लो कहाँ आ रही है। और ये 4 टॉपिक तो अच्छे से कर ही लेना। एक तो हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल वाला, एक है हमारा बायनोमियल वाला, एक है पॉइजन्स, और एक है हमारा नॉर्मल। ये 4 से तो क्वेश्चन आपके पक्का पक्का आएंगे ही आएंगे, गारंटी ले रही हूँ। ठीक है, कि इन 4 में से भले 3 में से आओ या 4 में से आओ, बट ये 4 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें से तो आने हैं, पक्का ही है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने ये 4 सेट्स जब किए थे तो मुझे पता लग गया था कि ये 4 टॉपिक्स तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे हमारे लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, तो ये 4 टॉपिक्स के तो पहले अच्छे से क्वेश्चन पक्के कर लो। कैसे करोगे, ये PYQs के देख लिए, अब प्रैक्टिस असाइनमेंट्स में से सॉल्व कर लो। प्रैक्टिस असाइनमेंट्स के इन चारों के प्रैक्टिस असाइनमेंट्स उठाओ एंड वो सॉल्व कर लो, वहां से सॉल्व कर लो। और नहीं तो ग्रेडेड असाइनमेंट भी तुम्हें मिल जाएगा। और अभी तो मॉक भी रिलीज हुआ हुआ है हमारा, तो मॉक में भी आपको इसके क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे। तो वो सारे प्रैक्टिस करो, तब तो ये आपके कंसेप्ट इसके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और जिसने भी मेरी 1 2 3 सेट्स देखे हैं उनको ऑलरेडी ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना कि हाँ, जो हमने सेट नंबर 1 2 3 में देखा था उससे हमारे सारे कंसेप्ट इन चारों के क्लियर हैं। ठीक है, और सीटी का मैंने आपको बोला था बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएगा। मैं आज रात को सीटी के सारे आज एक सेट बना दूंगी रात को, तो वो कल सुबह मॉर्निंग में मैं अपलोड कर दूंगी। तो कल एक आ जाएगा और कल शाम को या रात तक एक और डाल दूंगी। तो 2 सेट ही मैं आपको सीटी के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। तो सिटी में 2 सेट में आपको बिल्कुल कंसेप्ट पता चल जाएगा। तो आगे के जो 2 दिन रहेंगे हमारे 11 और 12, तो उसमें आप खुद है ना PYQ सॉल्व करना, तो आपका अच्छे से हो जाएगा। तो ये लास्ट सेट है, और जो भी डाउट्स हो प्लीज ये लास्ट सेट है, इसमें पूछ लेना, बिल्कुल अपने मन में रखना ही मत। ठीक है, एंड अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, बहुत देर मैंने बातें कर ली है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो द क्वेश्चन नंबर 1 सेज, let x let the random variable x denote the number of products that pass the quality control inspection in the factory independently with a probability of 0.605. Five of the products are randomly selected for the inspection. Based on the above data, answer the given sub questions. Okay, the first question says identify the distribution of x. जब भी आपके पास में प्रोबेबिलिटी आ जाए एंड नंबर आ जाए, तो हमें पता है इसमें हमेशा क्या लगता है, हमारा बाइनोमियल लगता है। और बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो हमारा n ट्रायल्स में p सक्सेसेस बताता है। ठीक है, तो n ट्रायल्स कितने हैं, हमारे 5 ट्रायल्स है तो 5 ट्रायल्स है। p सक्सेसेस कितनी है, 0.60। तो यहाँ पे 0.60 आया है, वो बिल्कुल सही है। तो ए इज आर आंसर। बहुत इजी था। बायनोमियल का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है हमारे पास में, या उसकी जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फॉर एनी रैंडम वेरिएबल i, for any random variable x in I successes that is found by n number of trials in I successes, n choose one, probability of winning e raised to the power of I successes, and 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इनटू n माइनस 1। तो इससे हम हमारे बायनोमियल रैंडम वेरिएबल की वो निकालते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट वन प्रोडक्ट पासेस द क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन। ऑफ एट मोस्ट बोल दिया इसने, एट मोस्ट मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ x ग्रेटर देन x लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये हमको पता है इक्वल किसके होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 के इक्वल होगी।
ठीक है, तो चलो अब इसको चूज इसका निकालते हैं। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकालते थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज नथिंग बट 5 चूज 0। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा 0.6 को टू द पावर ऑफ 0 एंड 0.4 टू द पावर ऑफ 5। तो ये देखो दोनों जीरो दोनों 1 हो गए, तो ये 1 ही रहेंगे। 0.4 की जब पावर 4 करेंगे हम, ठीक है, तो विल गेट आवर आंसर एज 0.01024। ठीक है, तो इसको मैं बेटर वे में लिख देती हूँ, थोड़ा सा प्रॉपर में अरेंज करके। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 आई है वो आई है 0.01024। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 निकाल लेते हैं। तो 5 चूज 1, 0.6 रेज टू द पावर ऑफ 1 एंड 0.4 रेज टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, और मैंने आपको बताया था 5 चूज 1 कैसे निकालते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल, ऐसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला भूलना मत यार प्लीज, परमुटेशन का फॉर्मूला मत लगा देना। ठीक है, इसलिए मैंने हर सेट में तुम्हें एक बार तो ये फॉर्मूला रिवाइज करवा ही दिया है ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, ओके, तो इसका जो हमारे पास में आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास में 0.0768। ये हमारे पास इसका आंसर आया। इन दोनों को ऐड कर लो तो हमें देखो कितने 3 डेसिमल प्लेसेस में आंसर बताना है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस में हमारा आंसर आएगा 0.087। इन दोनों को प्लस करके ये एज इट इज लिखना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो आपको बस ये एटमोस्ट और एटलीस्ट की कंडीशन समझनी है। कंडीशन समझते हैं, अगर ये बोलता एटलीस्ट 1 मतलब एटलीस्ट 1 x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये मतलब होता है एटलीस्ट का। ठीक है, ये मतलब होता है हमारा एटलीस्ट का। एटमोस्ट का मतलब होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा एक से कम हो सकता है। अब एक से कम कितना हो सकता है, 5 में से या तो एक हो या 0 हो। ठीक है, नेगेटिव में तो जा नहीं सकता, राइट। आगे बढ़ते हैं। So the next question says, let x be a discrete random variable with the following commutative distribution function based on the information. Answer the given sub questions. Commutative distribution function फिर से याद दिला देती हूँ। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 to 1, और इसका जो फंक्शन टाइप होता है वो होता है एक स्टेप फंक्शन। एक टाइप का ये स्टेप फंक्शन है। ठीक है, और ये देख लो ग्राफ से भी तुम्हें पता चल रहा होगा, स्टेप ग्राफ दिया हुआ है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो so answer the given sub questions. Okay, so the first question says find the value of p probability of x equal to 0। x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो 0 यहाँ पे हमारा आपको आई होप दिख रहा होगा, ये रहा 0। अब इसके सीधी लाइन में चले तो ये रहा हमारा 0 की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/3। तो 1/3 को जस्ट आप यार दिख ही नहीं रहा है, अब दिखेगा। 1/3 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.33। 2 डेसिमल प्लेसेस में बताना, तो या तो आप 0.33 लिख दो, या हमारे पास में कंटिन्यूअस आती है तो हम उसको 0.34 भी लिख सकते हैं। या तो आप 0.33 लिख दो या आप 0.34 लिख दो, दोनों में जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट पार्ट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 कंडीशन ऑन x इज लेस x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये दोनों कंडीशन हुई भी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पता है कैसे निकलेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x, सॉरी x नहीं आएगा, यहाँ 0 आएगा। 0 से x छोटा होना चाहिए और 2 से x 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, इसकी अपॉन कंडीशन ऑन x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका जब आंसर निकालेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस वाले की प्रोबेबिलिटी की x प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 कंडीशन ऑन x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब देखो ऐसे इन दोनों के बीच में एक ही वैल्यू है जो x को सेटिस्फाई कराएगी, वो है हमारी 1 वाली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकाल लो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कैसे निकलेगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ f of 1 माइनस f of 0। f of 1 हमारे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम दिख रहा है 1/2 है। 1/2 और f of 0 क्या है हमारे पास में 1/3 है। दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास में आएगा 1/6। ये तो ऊपर का आ गया। अब हमें यहाँ पे निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0, मतलब हमारे पास में अभी तो सिर्फ 0 की है, बट x ग्रेटर देन 0 की भी निकालनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे ना, हम माइनस कर देंगे। किस में से माइनस करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब या तो वो 0 की इक्वल हो या छोटी हो। तो हमें पता है x इक्वल टू 0 की क्या वैल्यू है 1/3 है, तो उसमें से 1 में से माइनस कर देंगे हम 1/3, तो विल गेट आवर आंसर एज 2/3। तो जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूले में। तो थोड़ी यहाँ पे हो गई है स्पेस की कमी, आई एम सो सॉरी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलो
हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ऊपर वाले की हमारे पास में क्या वैल्यूज आई थी, 1/6 आई थी, अपॉन 2/3 आई है, ठीक है, 3 2 सा तो ये 1/4 आएगी, ठीक है। और 1/4 को जब तुम सॉल्व करोगे तो यू गेट योर आंसर एज 0.25। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है यार ये तो। स्टैट्स में मतलब पेपर आपका मतलब मानो तो भी मॉडरेट आ सकता है, हार्ड तो कभी भी नहीं आएगा। अगर सब पढ़ा हुआ है, सारे फॉर्मूलाज याद है, तो कभी भी हार्ड आपको लगेगा ही नहीं स्टैट्स में तो एटलीस्ट पेपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू कॉइन्स इन अ बैग वेयर वन coin is fair, okay, and the other is a biased with 75% chance of landing on heads, okay, and a 25% chance on landing on tails, okay. Suppose you select one coin from the bag and toss it. Assume that the coin selected is randomly and equally likely. Based on the above data, answer the given sub questions, okay. So the first part says what is the probability that the selected coin lands on head. अब head land करे तो या तो वो biased coin पे भी कर सकता है और या वो हमारा fair coin पे भी कर सकता है। तो जब वो फेयर कॉइन पे हम जब टॉस करेंगे तो उसके हेड आने के कितने चांसेस है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ फेयर कॉइन, तो 1/2 है कि फेयर कॉइन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। एक तो बाइस्ड और एक फेयर है, तो दो है, दो में से हम फेयर कर रहे हैं तो 1/2 हो गई। अब हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स विद अ फेयर कॉइन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन अ फेयर कॉइन, वो भी कितनी है, वो भी हमारी 1/2 ही है, बिल्कुल ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारी फेयर कॉइन की बात में, तो टोटल कितना हो गया इसमें, तो जो हमारे फेयर कॉइन की वो जो आई है वो आई है 1/4, ये याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अगेन अ बायस्ड कॉइन, उसकी भी 1/2 ही रहेगी, ठीक है, उसकी 1/2 रहेगी, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन अ बायस्ड कॉइन इज 75%, और जब मैं 75% को कम कन्वर्ट करती हूँ तो मेरे पास आता है 3/4। तो 3/4 इंटू 1/2 विल गिव अस नथिंग बट 3/8। 3/8 आया हमारे पास में आंसर, 1/4 है, 3/8 है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगा दो, तो 1/4 प्लस 3/8 विल गिव अस, सॉरी 3 नहीं आएगा, 5/8 आएगा, ठीक है। और इसको हमें डेसिमल प्लेसेस पता नहीं, यस, तो ये 0.625 आ जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा आंसर। सो मैं इसका आंसर यहाँ लिख देती हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.625, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। Okay, so the next part says if the selected coin lands on head, what is the probability that the coin is fair? मतलब जो हमारा हेड की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो कंडीशन हुई भी है कि वो कॉइन फेयर हो, ठीक है। तो हम इसे ना कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर बाय फेयर इज कंडीशन ऑन हेड, ठीक है। तो ये हमारी निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बाय फेयर इनटू the probability of fair coin upon the probability of getting a head। तो हमें इसका आंसर पता है, क्या है इसका आंसर, फेयर हेड पे आने की कितनी है, 1/2 है, सॉरी 1/2 है, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर कॉइन कितनी है, 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अभी हमने ऊपर निकाला था 5/8 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दोनों की लेनी है, बायस्ड की और अनबायस्ड की भी, ठीक है। तो ये हमारे आगे 5/8 सारी वैल्यूज पड़ी है, इसमें जस्ट पुट कर देते हैं, रुको मैं इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ। आई होप तुम्हें समझ में आ रहे होंगे यार, ये तो मतलब वीक 5 से 8 वाले का है, तो इसमें मैं इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ तुम्हारे, तो ये तो तुम्हें याद होने चाहिए। अब तो देखो पहले हमारा 1/4 प्लस 1/4 अपॉन 5/8 आया, तो ठीक है, ये हमारे पास आया 2/4, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई है, क्या कर रही हूँ आज मैं, सॉरी। तो ये 1/4 आया, ठीक है। इट वॉज 1/2 नॉट 1/4, इट वॉज 1/2 इंटू 1/2, तब आएगा हमारे पास में 1/4, 5/8 आया, 4 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आया हमारे पास में 2/5, और 2/5 इज नथिंग बट 0.4, तो हमारे पास आंसर आ गया हमारा 0.4 इज द
आंसर। अब देखो मैं इसको ना मतलब आज मैं बिना एडिट करे वीडियो एज इट इज अपलोड करने वाली हूँ, तो बीच में अगर तुम्हें मैं कुछ भी रिपीट करती हुई दिखूँ ना तो समझ आना कि टाइम कम था तो मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिलेगा अभी, तो इससे मैं एज इट इज इसको पुट कर दूंगी, ठीक है। तो ये गलतियां जो हो रही है अब वो मैं कट तो नहीं कर सकती ना। So the next question says 6 men and 5 women apply for a position for administrative in a company and 2 of the applicants are selected for the interview. If the random variables x and y denote the number of male and female uh, in the interview pool respectively, then calculate the value of expectation of x plus y. The expectation of x plus y is nothing but the expectation of x plus the expectation of y. अब टोटल हमने 11 में से सिर्फ 2 ही लेने हैं, 11 कैसे 6 मेंस और 5 वुमेन्स में से हमें 2 ही सेलेक्ट करने हैं। मतलब अब इसमें हमारा लगेगा हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर जियोमेट्रिक, इसकी स्पेलिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, हाइपरज्योमेट्रिक सही लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ सेलेक्टिंग एक्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए एंड वाई ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम बी, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चूज x प्लस वाई, टोटल ऑफ x प्लस वाई। तो इसकी हेल्प से हम निकालेंगे हमारी प्रोबेबिलिटी। अब कैसे निकालेंगे देखो, एक्सपेक्टेशन निकालना सबको आता है, कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेशन, एक सेकेंड में इसको रब कर दो, चलो डन। तो हमें पता है एक्सपेक्टेशन जो हमारी ऐसे टेबल बनती थी पूरी, ठीक है, यहाँ पे हमारा x दिया गया होता था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x दिया गया था, यहाँ पे अगर 0 है 1 है 2 है, यहाँ पे भी 0 1 एंड 2 ही आएगा कि या तो मेन में से एक भी ना हो या मेन में से एक हो या मेन में से दो। पहले हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटीज होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी हम कैसे निकालेंगे, वो हम हाइपरज्योमेट्रिक की हेल्प से निकाल लेंगे। तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाल रहे हैं तो हम निकाल लेंगे कि 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, इसको मल्टीप्लाई करवाते थे हमारे हमेशा, प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 की निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसको रब कर देती हूँ, समझाने के लिए बनाई थी। चलो तो पहले हमारा 0 आ गया, मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब सेलेक्टिंग 0 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 5 मैन है तो 5 नहीं 6 मैन है, 6 मैन सेलेक्टिंग 0 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 6 मैन, तो उसके पास में हमें वापस भी तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब हमने 2 वुमेन सेलेक्ट करनी है 5 में से, अपॉन n, टोटल नंबर कितना हमारे पास में 11 है, और x प्लस वाई, ये हमारा x है ये हमारा y है, तो ये x प्लस वाई हमारा हो गया 2, ठीक है, प्लस ये इंटू 1 करना है, इंटू 0 करना है, तो ये तो पूरा ही 0 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर 1 आता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 1, तो मतलब सेलेक्टिंग 1 आउट ऑफ 6 इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 1 आउट ऑफ 5, मतलब 2 सेलेक्ट करने थे, एक इसमें से आया तो एक वुमेन बनेगी, टोटल यहाँ पे भी हमारे 11/2 आया, पर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 इंटू सेलेक्टिंग 2 out of 6 into selecting 0 out of 5, ठीक है, अपॉन 11/2, फिर से इधर भी 11/2 आया। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो आएगा हमारा, एक सेकेंड मैं सिंप्लीफाइड वे में तुम्हें बता देती हूँ, अब इसको सॉल्व करना नहीं बताऊंगी, ये सॉल्व करना तो सबको आता ही होगा, मल्टीप्लाई कराना है और वो फॉर्मूला लगाना है कॉम्बिनेशन वाला और आंसर आ जाएगा। तो इसका जो हमारा प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो आएगी हमारी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो हमारी आएगी वो आएगी 60/55। इन द सेम वे हम एक्सपेक्टेशन ऑफ y भी ऐसे ही निकलेगी कि 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल y इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2। बस इसमें डिफरेंस ये हो जाएगा कि हम पहले कर देंगे 5 चूज 0 देन 6 चूज 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे सेम ही रहेगा 11 चूज 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 चूज 1, फिर यहाँ पे 6 चूज 1 अपॉन 11 चूज 2 इंटू प्लस 2 इंटू 5 चूज 2 इंटू 6 चूज 0 अपॉन 11/2, ये भी इसी फॉर्मूले से आएगी। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू जो आएगी, एक सेकेंड तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास में 60/55, और एक्सपेक्टेशन जो y की वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट
क्या आएगी, एक सेकेंड ना, 1 इंटू 2 0 लगाना पड़ेगा। ये आएगी हमारे पास में 50/55। ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 60 और 55 तो मैच कर रहा है, तो 110/55 हमारा आंसर हो जाएगा। सो 110/55 इज आर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था, बस ये हाइपरजोमेट्रिक वाला दिमाग में आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन देखते ही। ठीक है, बाकी कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is, consider the data set 17, 21, 14, 23, 19. If we add 2 to all observations, then what is the difference between the 50th percentile of the new data set and 38th percentile of the old data set? अब percentile आते ही पहले क्या करना है, हमें डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करते हैं, हमारा पहले आएगा 14, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर आएगा 21, फिर आएगा 23। ठीक है, और अब इसमें सब में दो दो ऐड कर दो, तो दो दो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द 50th परसेंटाइल ऑफ न्यू डेटा सेट। मतलब इसकी तो हमने 50th परसेंटाइल निकालनी है और ओल्ड डेटा सेट की हमें 30th परसेंटाइल निकालनी है। हमें पता है परसेंटाइल इज नथिंग बट n इंटू पी। एन हमारे पास यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 इंटू 0.30 करो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1.5, मतलब 1.5 ऑब्जर्वेशन। अब 1.5 से जस्ट नेक्स्ट हायर इंटीजर ले लो, वो नेक्स्ट हायर इंटीजर होता है वो होता है हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, 17 है, मतलब इसका जो आंसर आया वो आया 17। ठीक है, अब 50th परसेंटाइल निकालो या मीडियन निकालो, बात एक ही है, दोनों से निकालोगे आंसर सेम ही आएगा। मैं इसका आपको ऐसे ही फॉर्मूले से बता देती हूँ, n इंटू पी से। तो इसमें भी n हमारे पास में 5 है और इंटू 0.50, तो ये आएगा हमारे पास में 2.5 ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, 21 है, तो 17, 21 माइनस 17 कर दो तो विल गेट आवर आंसर एज 4। सो 4 इज आवर आंसर। इन द सेम वे अगर आप इसमें देखो 1 2 3 4 5 ऑड ऑब्जर्वेशन था, तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन निकाल लो, तो n+1 मतलब 5+1 6/2, मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली 21 आ रही है, इस फॉर्मूले से निकालो या इस फॉर्मूले से मीडियन से निकालो। हमें पता है कि जो हमारी 50th परसेंटाइल होती है वो हमारी मीडियन होती है, और जो हमारी जो फर्स्ट क्वार्टाइल होती है दैट इज नथिंग बट 0.25, दैट इज आर फर्स्ट क्वार्टाइल। और जो हमारी सेकंड क्वार्टाइल होती है जिसको हम मीडियन भी कहते हैं, वो होती है हमारी 50th परसेंटाइल, या मीडियन भी कह सकते हो आप इसे। ये होती है हमारी 50th परसेंटाइल, दैट इज नथिंग बट 0.50। और जो हमारी थर्ड क्वार्टाइल होती है वो होती है हमारी 75th परसेंटाइल, दैट इज 0.75। ठीक है, तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। तो 0.50 हमारी मीडियन होती है। ठीक है, तो आप मीडियन का फॉर्मूला लगाओ या परसेंटाइल का लगाओ, दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो next question says, waiting time in minute between two successive phone calls have an exponential distribution। exponential distribution फिर से आ गया हमारे पास में। so exponential distribution का probability density function क्या होता है, याद करो, it is nothing but lambda e raised to the power of minus lambda x। ठीक है, और इसका जो cumulative distribution function होता है वो होता है 1 minus e raised to the power of minus lambda ए होता है। ये होता है इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और ये होता है हमारा कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन। अब देखो एग्जाम में तुम जाओगे तो एग्जाम में जाते ही जहां पे तुम्हें क्वेश्चन नहीं दिखे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसी टाइम शीट पे इन दोनों के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन लिख लेना। बिल्कुल भी किसी का वेट नहीं करना है कि कोई आके लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा, तुम्हें खुद को ही लिखना पड़ेगा, और ऐसे रट्टा होना चाहिए। ठीक है, अब तक तो रट जाना चाहिए भाई। ठीक है, चलो। सो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 4। अच्छा, मीन हमें दिया हुआ है, तो अब हमें पता है कि जो एक्सपेक्टेशन होती है हमारी फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो मतलब हमें एक्सपेक्टेशन 4 दी गई है, तो 4 इज 1 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आंसर आ जाएगी 1 अपॉन 4। सिंपल। तो ये सब भी तुम पेपर में लिख लोगे ना तो बहुत इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव टू वेट फॉर more that 15 minutes between two successive phone calls। अच्छा, 15 मिनट तक वेट करना, मतलब हमारी जो ए की वैल्यू हो गई ना वो आई है। तो देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे। प्रोबेबिलिटी अगर डायरेक्ट निकालनी होती है x ग्रेटर देन 15 की निकालनी है हमें, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं e रेज टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा ए से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लैम्डा की वैल्यू 1/4 है, और हमारा जो a आया है
ए आया है वो आया है हमारे पास में, तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा एक्स। लैम्डा की वैल्यू इज 1/4, एक्स इज हमारा 15 और e रेज टू द पावर ऑफ माइनस दिस, तो e रेज टू द पावर ऑफ माइनस 15/4 इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली इट्स इक्वल टू 0.0235। ठीक है, ये लिख सकते हो। और 235 पूरा नहीं लिखना, आप देखो 3 डेसिमल प्लेसेस बोला तो 235 ही लिख लेना। और एक काम और कर सकते हो, हमने 4 डेसिमल प्लेसेस लिए ना, तो तुम 3 में ऐसे लिख सकते हो 0.0245 और इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये भी आंसर, ये दोनों आंसर मतलब ये तो गलत ही माना जाएगा, 3 डेसिमल प्लेसेस बोला है ना, तो ये गलत माना जाएगा, ये तुम्हें एकदम सही आंसर बोल देंगे। या अगर तुम 0.23 भी लिखते हो तब भी वो तुम्हारा सही मानेंगे। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एक्स ऑब्जेक्ट्स की, तो वो हो जाएगी e रेज टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा ए की वैल्यू थी मोर देन 15 मिनट्स का निकालना था, और लैम्डा की वैल्यू हमें मीन दे दिया गया था, तो उससे हमने लैम्डा की वैल्यू भी ले ली, तो आंसर आ गया। ठीक है, ओके। अ फेयर कॉइन इज repeatedly tossed until 2 consecutive tosses result in the same outcome। अच्छा, दो मतलब दो टॉस करे तो वो दो में सेम आउटकम आया, मतलब हमने 3 टॉस करे, मतलब दो में सेम आना चाहिए। ठीक है, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट एंड्स इन 3 टॉसेस, मतलब कम से ज्यादा तुम 3 बार टॉस करो, और 3 टॉस में क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 3 में ही तुम्हारी जो 2 की वैल्यूज है वो कंसेक्यूटिवली सेम आ जाए। तो इसमें जो हमारी कंडीशंस बनती है ना, वो बनती है एक तो हमारी हेड टेल हेड की, कि इसमें हमारा वैल्यू सेम होगा, और एक बनती है हमारी टेल हेड टेल की। ठीक है, इसकी हमारी कितनी हो जाएगी 1/8 हो जाएगी, इसकी भी हमारी कितनी हो जाएगी 1/8 हो जाएगी, और 1/8 एंड प्लस 1/8 इज नथिंग बट 2/8, 2/8 इज नथिंग बट 1/4 एंड 1/4 इज नथिंग बट 0.25। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल था। प्रोबेबिलिटी वाले पे देखो, मैंने पहले ही बोला मैं इतना ध्यान नहीं दूंगी, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगी और खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाले हमने ऑलरेडी 5 to 8 में बहुत अच्छे से किए थे, तो अब इतना मैं नहीं समझाऊंगी अच्छे से। ठीक है, next question is, suppose the lifetime of a radio is uniformly distributed between 100 to b weeks. If the expected lifetime of a radio is 120 week, then find the value of b। मतलब expected value हमें दी हुई है और हमें पता है, पहले probability density function की बात करते हैं, for a uniform distribution and that is nothing but 1 upon b minus c for all the values of x belonging in the interval of a and b and 0, otherwise if it is asking for a specific point it would be 0, and if it is asking in the interval it will be 1 upon b minus a की हेल्प से we used to find that। ठीक है, अब इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का कहीं पे भी काम नहीं है, बस मैंने तुम्हें रिवाइज करवाया। इधर हमारा काम है एक्सपेक्टेशन से। अब एक्सपेक्टेशन क्या होती है फॉर ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट a plus b by 2 is the expectation for a uniform distribution, and इसका वेरिएंस भी मैं बता ही देती हूँ, वेरिएंस इज नथिंग बट b minus a का होल स्क्वायर बाय 12 is its variance। ठीक है, अब हमें एक्सपेक्टेशन दी गई है, क्या दी गई है हमें एक्सपेक्टेशन दी गई है 120 वीक्स। ठीक है, 120 वीक्स दी गई है, 100 टू बी वीक्स, मतलब 100 हमने ए की वैल्यू दी हुई टू बी वीक्स, बी की हमने वैल्यू निकालनी है। तो देखो सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दो 100 प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 120, तो ये हो जाएगा 100 प्लस बी इज इक्वल टू 240। ठीक है, तो बी आ जाएगा हमारे पास में 140 एंड इट्स आवर आंसर। सिंपल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, करेक्ट बताना है। ठीक है, ओके। अ नॉमिनल स्केल हैज द प्रॉपर्टी ऑफ लेबलिंग द कैटेगरीज एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व द रैंकिंग ऑफ द डेटा। बिल्कुल सही है, एक नॉमिनल डेटा नेम लेबल्स होते हैं जिसको हम ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा नॉमिनल डेटा होता है। ओके, नेक्स्ट इज एन ऑर्डिनल स्केल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल स्केल एंड इट इन्वॉल्व्स रैंकिंग ऑफ द डेटा। बिल्कुल सही है, ऑर्डिनल डेटा और एक ऐसा टाइप ऑफ नेम लेबल्स होते हैं जिसको हम ऑर्डर कर सकते हैं, एंड उसी को हम कहते हैं ऑर्डिनल डेटा। बिल्कुल सही है ये भी। एंड इंटरवल स्केल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनल डेटा। बिल्कुल सही है। एंड इट सेटिस्फाइज द एब्सोल्यूट जीरो प्रॉपर्टी। नहीं, ये एब्सोल्यूट जीरो प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं करवाता है। इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल बोथ आर द सेम, बट इन द इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट जो दो भी वेरिएबल्स का जो आंसर आना चाहिए वो कांस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट, और दो वेरिएबल्स का आंसर कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि वो कहते हैं हम एब्सेंस शो नहीं करेंगे वेरिएबल्स का। Whereas in the case of ratio scale of measurement it says कि दो वेरिएबल्स का आंसर हमारे पास b0 भी आ सकता है और हम शो कर देंगे कि वो वेरिएबल एब्सेंट था। ठीक है, तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो देखो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। एंड रेशियो स्केल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरवल स्केल एंड इट डज नॉट सेटिस्फाई द एब्सोल्यूट जीरो प्रॉपर्टी। इन दोनों को ऊपर नीचे लिख दिया है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट पार्ट। ओके,
Let x binomial n comma p if the expected value on variance of x are 2 and 3/2, ये 3 है हाँ, respectively find the value of probability of x equal to 2. अब x equal to 2 की निकालनी है जबकि हमें दिया गया है expected value and variance और ठीक है। तो वेरिएंस एंड बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल का देख लो, ये दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास में, और मैंने बोला था कि इसका क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। हमें पता है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है फॉर अ बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल इज n into p एंड द वेरिएंस ऑफ फॉर एन बायनॉमियल इज p into n into p into 1 minus p होता है। यस, n into p into 1 minus p, यही होता है, यही होता है। ठीक है, तो देखो एक्सपेक्टेशन हमें 5 दी गई है, सॉरी 2 दी गई है, और वेरिएंस हमें 3/2 दी गई है। इसकी मदद से हमें x इक्वल टू 2 की वो निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो देखो पहले हमें n और p की वैल्यूज निकालनी होगी जो दिया गया उसमें से। तो देखो क्या करेंगे ना, n इंटू पी इक्वल टू 2, और यहाँ हो जाएगा हमारा n इंटू पी 1 माइनस पी इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से मैं p और n की वैल्यू उठा के ले सकती हूँ। तो p की वैल्यू चलो ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं 2/n ले लें, या हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, हाँ वैल्यू लेनी है क्यों, n इंटू पी रखा हुआ है ना, तो डायरेक्ट कर दो। तो 2 इंटू 1 माइनस पी इज इक्वल टू 3/2, ये 3/2 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 2p इज इक्वल टू 3/2, दैट इज नथिंग बट 2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 2p। तो 2 to 4 माइनस 3 1/2 इज इक्वल टू 2p। तो p हमारा कितना आ गया, p हमारा आ गया 1/4। p की वैल्यू 1/4 आई है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, इस वैल्यू में पुट कर दो, इस वैल्यू में पुट कर देते हैं अभी हम p की वैल्यू। तो ये हो जाएगी हमारी n की वैल्यू निकालनी है, तो n इंटू p की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1/4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये n/4 इक्वल टू 2, तो n हमारे पास में आ जाएगा 8। n आ गया, p आ गया, बस बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले में लगा दो। कैसे लगाते हैं अभी देखते हैं, देखो 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 देखो। तो देखो अब हमारे पास n आया है 8 और n चूज i हमारा यहाँ पे 2 है, तो n 8 चूज 2। प्रोबेबिलिटी इसकी आई थी हमारे पास में 1/4 या 1/4 आई थी, 1/4 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 1/4, 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 3/4 आएगा, इंटू है हाँ 3/4 रेज टू द पावर ऑफ 6। इसको जब तुम पूरा सॉल्व करोगे, और सॉल्व भी पूरा नहीं करना है, इस फॉर्म में लेकर आना है, तो जब इस मतलब जितना हो सकेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लेकर आओ कि जहां तक तुम आंसर ला सकते हो उतना लाओ। फिर तुम एक एक में इसको खोल खोल के तुम्हें चेक करना पड़ेगा, और वो काम तुम्हारा है। मैं डायरेक्ट तुम्हें आंसर बता देती हूँ। तो जो डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा वो आएगा 28 है ना, तो 7 इंटू 3 की पावर 6, 4 रेज टू द पावर ऑफ 7। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। 28 था तो 28 और 3, ठीक है यही आएगा। इसको खोल के चेक कर लेना पहले, तो इसको तुम पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे सॉल्व करके, जितना मल्टीप्लीकेशन पे सॉल्व कर देना। फिर मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में बोल रही हूँ, गड़बड़ बोल दिया मैंने थोड़ा सा। ठीक है, जितना पहले तुम इसको तीनों को मल्टीप्लाई करना, जो भी हाईएस्ट में तुम इसको रख सकते हो रख देना, और फिर इनको खोल खोल के चेक करोगे तुम्हारा ये आंसर आएगा। और ये काम तुम्हें खुद को करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगी बार बार, सॉरी। Okay, so the next question says, an urn contains 10 milk chocolates and 3 dark chocolates. 4 chocolates are drawn at random. 4 chocolate निकालनी है हमें टोटल 13 में से। ठीक है, without replacement, let the random variable x denote the number of milk chocolates that are drawn from the urn. Find the possible values that x can take. अच्छा, मतलब हमें मिल्क चॉकलेट्स निकालनी है, और क्या x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो देखो मिल्क चॉकलेट निकालनी है, टोटल 4 चॉकलेट निकालनी है, तो हम मिल्क चॉकलेट ऐसा तो कर नहीं सकते कि मिनिमम। अब इसमें हमने मिनिमम और मैक्सिमम वाला एक क्वेश्चन किया था सेट नंबर 1 में, याद हो तो, कि मिनिमम कितने ग्रुप का वो टीम लीड्स बन सकता है, मैक्सिमम कितने ग्रुप का टीम लीड्स बन सकता है। ठीक है, वैसा वाला क्वेश्चन ही है ये, सेम टू सेम। तो इस पे देखो जो मिनिमम हमारा होगा ना, कि मिनिमम हम मिल्क चॉकलेट कितनी निकाल सकते हैं, वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास में टोटल 3 ही डार्क चॉकलेट है। तो मतलब एक तो मिनिमम हमें मिल्क चॉकलेट लेनी पड़ेगी, तब जाके 4 होगी। और मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 हमारा आंसर हो जाएगा कि हम चारों मिल्क चॉकलेट ले ले, या हम 3 डार्क ले ले और 1 मिल्क ले ले। ठीक है, ये ऐसा आ जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज,
इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट पॉइजन रैंडम वेरिएबल्स, पॉइजन आ गया हमारे पास में। पॉइजन का तुम्हें याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, दैट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एंड दैट्स नथिंग बट e रेज टू द पावर ऑफ लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर ऑफ x अपॉन x फैक्टोरियल, यहाँ पे माइनस लैम्डा आएगा, सॉरी, e raised to the power of minus lambda, lambda raised to the power of x upon x factorial. Okay, so poison with expectations 3 and 5. अब expectation क्या होती है for a lambda, for a poison ratio? तो expectation of variance हमारी होती है lambda only for that poison's ratio. The expectation of x is lambda and variance of x is also lambda, मतलब दोनों की values equal है। expectation 3 and variance हमारे को 5 दिया हुआ है, ठीक है, with expectations 3 and 5 respectively, मतलब दोनों ही expectation दिया हुआ। अच्छा, then find the variance of 2x plus y, तो 2x plus y का variance find करना है, तो हमें पता है कि variance of ax plus by is nothing but a square variance of x minus plus sorry b square variance of y, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं वेरिएंस ऑफ 2x प्लस वाई से, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस यहाँ पे b स्क्वायर तो 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ y हमें निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। तो अब देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस दोनों लैम्डा लैम्डा होते हैं, मतलब दोनों की वैल्यूज इक्वल होगी, तो a स्क्वायर हमारे पास में कितना है, 2 है, तो 4 इंटू 3 प्लस 5, तो 4 3 are 12, 12 plus 5 is 17, तो 17 हमारा आंसर हो गया, एंड दिस इज that. And with this you have completed our set number 4 also, and अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल भी तुम्हें एकदम कंसेप्ट के साथ नहीं बताए थे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, जितना हमारा वीक 9 से 12 तक का है उसके मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज विद फॉर्मूलाज सब कुछ कराया, जितना मेरे से हो सका मैंने आपको स्टार्ट में उतना करवाया। अब आप आज मुझे ये बता देना कि तुम्हें मॉक का सोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मॉक में से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ जाते हैं, तो अगर तुम कहोगे कि हमें मॉक का भी चाहिए तो प्लीज मुझे बता देना, मैं कल तक मॉक का भी प्रोवाइड कर दूंगी, एंड कल सीटी का भी प्रोवाइड हो जाएगा। ओके बाय।